नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज थमेगा गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तैयारियां पूरी। रविवार 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति पर अमेरिका ने जारी की 12 देशों की सूची। चीन, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देश विदेश चिंता वाले देशों में शामिल। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की घोषणा। यूरोपीय संघ रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तय करने पर सहमत। वैश्विक तेल बाजार को फिर से व्यवस्थित और पुतिन को निधि से वंचित करने की मंशा से उठाया कदम। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। कैमरून ने मुकाबले में ब्राजील को हराया। हार के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची ब्राजील। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अंतिम 16 टीमें हुई तय। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें व्यक्तियों के अलावा दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वर्ष 2021 और 22 के लिए दिए जाने वाले ये पुरस्कार विभिन्न वर्गों के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन और श्रेष्ठ दिव्यांग बालक या बालिका पुरस्कार। अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। आज गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महीसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 6 सीटें अनुसूचित जाति और 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 26,409 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपने प्रचार के समापन के साथ 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुजरात में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल अटकाने, लटकाने और भटकाने में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री ने कांकरेज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भरोसे की प्रतीक बन गई है। उन्होंने पार्टी के विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी की प्रचंड जीत का विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जिस तरह से लोगों ने 1 दिसंबर को पहले चरण के मतदान में भाग लिया, उन्हें गुजरात में बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा है। ગરીબની ચિંતા કરવી, સામાન્ય નાગરિકની ચિંતા કરવી, આ દિલ્હીમાં એવી સરકાર બેઠી છે જે સામાન્ય માનવી માટે કામ કરે છે। એના જીવનને આસાન બનાવવા માટે અનેકવિધ કદમ ઉઠાયા અને દીકરીઓને અવસર મળે એના માટે જેટલું થઈ શકે એટલું કર્યું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले के कांकरेज रैली को संबोधित करने से पहले कांकरेज में औघड़नाथ मंदिर भी गए और पूजा अर्चना की।
अब एक नजर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेचारजी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ गुजरात को देश का सबसे विकसित राज्य बनाया है, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के भिलोदा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी शुक्रवार को गुजरात के भिलोदा में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा गुजरात परिवर्तन की मांग कर रहा है। गुजरात विधानसभा से जुड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, तो क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं और आज क्या कुछ खास गतिविधियां इससे जुड़ी देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट गए हैं। अपना जो चुनाव प्रचार का उनका काम था उसे समापन करके, लेकिन वो फिर आएंगे मतदान में भाग लेने के लिए। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए शालिनी, पिछले फर्स्ट फेज के चुनाव में जो वोटर परसेंटेज कम हो गया था, उस वोटर परसेंटेज को बढ़ाने की कवायद में सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं। सभी दलों के नेता आज भी थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए होगा डोर टू डोर कैंपेन करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने मतदाताओं के बीच में उन्हें आने के लिए प्रेरित कर पाएं, उन्हें मतदान बूथों पर आने के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाए, इसके लिए भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और उसके अलावा जो एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है शालिनी की, जो लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन जिसे कहते हैं, तो वो लास्ट इंप्रेशन बनाने के लिए भी आज लगातार प्रयास होंगे और आज से कल तक भी प्रयास होंगे, जिसमें कि एक तरीके से कहें कि कैंपेन, खुला कैंपेन नहीं होगा, टीवी के माध्यम से कैंपेन नहीं होगा, लेकिन वॉक करके, मोहल्लों में जा करके लोग एक दूसरे से बात करके स्थानीय समस्याओं के बारे में किस तरह से सुलझाएंगे, इस कवायद में पूरी तरह से आज से लग गए हैं। तो शाम में 5 बजे के बाद आप देखेंगे कि यही सब कुछ होने वाला है शालिनी। और जो खास बात यह है कि देखिए यहाँ का जो एक आज सेकंड फेज का जो सबसे महत्वपूर्ण एक ये है कि ट्राइबल इलाके बहुत सारे इसमें हैं, जिसमें कि दाहोद जैसा ट्राइबल इलाका है, और उसके अलावा अमरेली है, उसके अलावा बनासकाठा है। इसमें बहुत सारे ट्राइबल इलाके में किस तरीके से पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की अच्छी खासी बढ़त थी। तो अगर कहें नॉर्थ गुजरात में, तो नॉर्थ गुजरात के 32 सीटों में 17 सीटों पर कब्जा था कांग्रेस का। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की कोशिश है कि वो 17 सीटों 32 सीटों में से और ज्यादा कितना ले सकते हैं। उसी तरह से अगर कहें, धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। और आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन को, जो बता रहे थे कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम जाएगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के 4 दिसंबर को होने वाले हाई प्रोफाइल चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रचार थम गया। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने जनसभाएं, रोड शो और रैलियां निकाली। बीजेपी नगर निगम में पिछले 15 साल से सत्ता में है और लगातार चौथे कार्यकाल पर पार्टी की नजर है। वार्ड परिसीमन के बाद दिल्ली में नगर निगम का ये पहला चुनाव होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रविवार 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में रक्षा शिपयार्ड पर रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नौसेना और तटरक्षक बल आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौसेना और तटरक्षक बल की मजबूती तभी संभव है जब हम उन्हें अत्याधुनिक जहाज और हथियारों से सुसज्जित करेंगे। इस दिशा में हमारे शिपयार्ड एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कि हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नैवी
और कोस्ट गार्ड आज की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और नेवी और कोस्ट गार्ड की मजबूती यह तभी संभव है जब हम उन्हें अत्याधुनिक जहाज एवं हथियारों से पूरी तरह से लैस करते हैं और इस हिसाब में हमारे शिपयार्ड्स एक अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना अपने परिवहन बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए अपने एंटोनोव 32 विमानों को C-295 के साथ बदलने की संभावना पर विचार कर रही है। C-295 मध्यम परिवहन विमान है जिसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और यूरोपीय फर्म एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा संयुक्त रूप से भारत में निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 90 AN-32 से अधिक का एक बेड़ा संचालित करता है जो लद्दाख और पूर्वोत्तर सहित देश की सीमाओं पर आगे तैनात सैनिकों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया तो इसको लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, जो एक बहुत ही गंभीर मसला है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून जो लोगों की इच्छा पर आधारित है उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि जब कानून से संबंधित कोई बड़ा सवाल शामिल हो तो अदालतें भी इस मुद्दे पर गौर फरमा सकती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में दिल्ली में LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का जिक्र है और संसद लोगों की इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि शक्ति लोगों में, उनके जनादेश और उनके विवेक में बसती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2015-16 में संसद ने NJAC एक्ट को पारित कर दिया। Generate a public opinion that political stance should be distanced from sublimity of our constitutional functioning. It is never too late to make a different way of life available to us. The basic structure doctrine, we have lived with it. We have taken it as such. It was by a majority of 7:6. It was given to us in amorphous form. It came to be developed from time to time. Its indicators were given. But as a student of law, as a modest student of law, can parliamentary sovereignty be ever compromised? Can a succeeding parliament be bound by what has been done by earlier parliament? And that, I'm sure, is a thought you all will best attention to. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 8वें डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने पद्म भूषण डॉक्टर LM सिंघवी को याद किया। उन्होंने कहा कि वो एक विद्वान व्यक्ति थे और उनकी विद्वता पर सरलता और विनय की छाप थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ट्रांसलेटिंग इंडियाज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र और संविधान में लोगों के अधिकारों की व्यापकता से ज्यादा बुनियादी कुछ नहीं हो सकता है। Indian democracy will continue to be vibrant, but when it comes to the issues that directly concern India, we must rise to the occasion and keep only one thing in mind: interest of Bharat. The basic of the basic structure is primacy of the will of the people. In democracy or in any governance, there can be nothing more basic than prevalence of the rights of the people. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जनजातीय बंधुओं के तीर्थ बेणेश्वर धाम में श्री कृष्ण हरि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ने श्री कृष्ण हरि मंदिर बेणेश्वर धाम के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने बेणेश्वर धाम को आध्यात्मिकता और भक्ति से समृद्ध भूमि बताया।
उन्होंने बेड़ेश्वर धाम को राजस्थान के धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बताया और कहा कि बेड़ेश्वर धाम में पर्यटन के विस्तार से क्षेत्र का तीव्र विकास होगा और समृद्धि बढ़ेगी। भौतिक रूप से कई देश प्रगति कर गए होंगे, लेकिन आध्यात्मिक और धर्म के रूप में आज भी दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करता है और सुख शांति के लिए दुनिया के लोग भारत में आते हैं। और बेड़ेश्वर धाम इसी तरीके से इसका विकास भी आध्यात्मिक धर्म आस्था के रूप में हो कि दुनिया के लोग यहाँ पर सुख शांति के लिए आए और इस बेड़ेश्वर धाम को और हम विकसित करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में आज से 6 दिसंबर तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजभवन के दरबार हॉल में करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सम्मानित अतिथि होंगी। इस महोत्सव का मकसद लुसोफोन देशों के साथ भारत के संपर्क को और मजबूत बनाना है। आपको बता दें कि लुसोफोन देशों में पुर्तगाल, ब्राजील, अंगोला, मोजाम्बिक, केप वेर्दे, गिनी बिसाऊ, साओ तोम और प्रिंसिपे शामिल हैं। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टॉप 10 खबरों की। आज संसद भवन परिसर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आकाशवाणी आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान के वार्षिक संस्करण का प्रसारण करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसे संबोधित करेंगे। कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इस वर्ष की थीम अमृतकाल में भारतीयता है, जो भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नवीनतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-06 द्वारा ली गई गुजरात की कुछ मनमोहक तस्वीरें साझा की। पाँच दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों के साथ साथ राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे। पंजाब के फिरोजपुर जिले में शुक्रवार को भारत पाकिस्तान सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल ने 5 राइफल और इतनी ही संख्या में पिस्तौलें बरामद की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वित्त मंत्री आज यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बंगला बाजार बिजनौर मार्ग पर नवनिर्मित रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में नए पुलों और सड़कों के निर्माण पर काम चल रहा है। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 43 साल पहले मेजर ध्यानचंद ने इस दुनिया से अलविदा कहा था।
आज भोपाल गैस त्रासदी के 38 साल पूरे हो रहे हैं। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी का गवाह बनी थी। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। देश विदेश में फैलता खसरे का संक्रमण, तेजी से बढ़ रहा है खसरे का प्रकोप। WHO ने जारी की चेतावनी, 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक मरीज। जानिए कैसे होगा बचाव और इलाज। जुड़िए हमारे साथ आयुष्मान भव में शनिवार दोपहर 1 बजे। नौकरी बनाम उद्यमिता, दोनों में से कौन बेहतर है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पर्पस होना चाहिए, तो फिर आप 26 आवर्स अ डे लगाएंगे। मेक श्योर ये नहीं हुआ तो क्या? प्लान बी इज वेरी नेसेसरी। रूरल इंडिया को इसलिए यूज नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे एक अवेयरनेस की कमी है। पे तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी के पास उतना पैसा होगा पे बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब हम और लोगों को वर्किंग फोर्स में लेकर आए। तो कोई आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना आना चाहिए। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। The India Startup Story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति के लिए चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देशों को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये घोषणा की है। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक घोषणा है। ब्लिंकन के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के अलावा बर्मा, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया गया है।
स्पेन के मैड्रिड में यूक्रेनी दूतावास के बाहर एक बम विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। खबरों की माने तो विस्फोट उस समय हुआ जब कर्मचारी दूतावास में रखे पत्रों को सही से रख रहा था। तभी उसके हाथ में एक पत्र आया जो काफी भारी था, जिसको वो हिलाने लगा और हिलाते ही उसमें विस्फोट हो गया। हालांकि विस्फोट में कर्मचारी की जान बच गई, लेकिन उसके हाथों और अन्य शरीर के हिस्सों पर चोट लग गई। इस घटना के बाद यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने सभी यूक्रेनी दूतावासों में सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए दी गई है और इसके लिए 120 करोड़ रुपए का योजना खर्च तय किया गया है। योजना का उद्देश्य देश में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप क्षेत्र की कंपनी का वार्षिक कारोबार ड्रोन के लिए 2 करोड़ रुपए और उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए होना चाहिए। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शुक्रवार को 2 बड़े उलटफेर हुए। पहला बड़ा उलटफेर ब्राजील और कैमरून के मुकाबले में देखने को मिला, जहां कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से मात दी। हालांकि इस हार के बावजूद ब्राजील की टीम अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं दूसरा उलटफेर पुर्तगाल और साउथ कोरिया के मुकाबले में देखने को मिला, जहां साउथ कोरिया ने पुर्तगाल को 2-1 से हराया। हालांकि हार के बावजूद पुर्तगाल की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। घाना के खिलाफ मैच में शुरुआत से ही उरुग्वे ने अपना दबदबा कायम रखा और उरुग्वे को 2-0 से हराने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस जीत के बावजूद उरुग्वे टीम नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसके साथ ही टॉप 16 टीमें भी तय हो गई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 3 दिसंबर साल 1889 को खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ। वे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। साल 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे जब उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया। युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी गतिविधियों में पहले से ही जुड़ चुके थे। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ गए। 3 दिसंबर साल 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान में हुआ। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सम्मान से राजेंद्र बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 3 दिसंबर साल 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से हुआ। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया।